वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहे हैं सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ। यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं और हमें बताना है कि भाई ये कब लागू हुआ। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट कैम इनटू फोर्स इन द ईयर 1980, 2013, 1988 या 2005। हमें जो यहाँ पे बताना है, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आते हैं इस पे, ठीक है। सती प्रथा एक आप देखेंगे कि समाज की एक बुराई ही कह सकते हैं। ऐसी परंपरा वास्तव में जो एक सभ्य समाज पे क्या है, धब्बा है। इसको हम किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। सती होना वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन मरने का भी अधिकार, कहीं ना कहीं मूल अधिकार नहीं है। आप बहुत तरीके से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट आपको मरने का अधिकार दे सकता है। हालांकि जो जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार साथ में शामिल नहीं है ना। ये चीज आपको समझनी होगी। तो किसी का भी मरना इस तरीके सही नहीं, वो सब छोड़ो। हमारे लिए जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें कि भारत में सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य है, भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य, सती प्रथा का पहला साक्ष्य कब मिलता है भाई, बताओ। तो आप कहेंगे 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में मिलता है। कहां पर मिलता है? तो भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख यहां से प्राप्त होता है। एरड़ अभिलेख है ना। सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहां पर मिलता है? तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। क्या कहानी है? जो भानुगुप्त हैं, इनके जो सेनापति थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी युद्ध में, तो उनकी जो पत्नी है वो सती हो जाती है भानुगुप्त के साथ। तो ये पहला लिखित साक्ष्य जो है आप देखेंगे मिलता है कि इसका सती होने का, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से, ठीक है। कब का है? तो ये 510 ईस्वी के आसपास का है। इसके बाद आप देखेंगे जो मराठा हमारे यहाँ पर है, मराठाओं ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया है। ज्यादा डीप में नहीं जाना है। मराठाओं ने अपने राज्य क्षेत्र में, अगर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि क्या मराठाओं ने अपने राज्य क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, कॉन्सेप्ट में पूछ लें तो हाँ, प्रतिबंधित किया था। मराठाओं ने अपने राज्य क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया है। अपने राज्य क्षेत्र में प्रतिबंधित किया। किसने किया है भाई? तो ये किया है मराठाओं ने। फिर जो विदेशी ताकतें रही हैं, पुर्तगालियों ने कहीं कहीं अपने गोवा जो उनका राज्य क्षेत्र था वहां पर भी सती प्रथा को बंद किया है। ठीक, किसने? तो आप देखेंगे पुर्तगालियों ने। इसके बाद अगर हम चर्चा करें यहां पर, तो 1582 ईस्वी में अकबर ने जो है सती प्रथा को बंद किया। अकबर ने सती प्रथा को बंद किया है। ठीक, अकबर ने सती प्रथा को बंद किया है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद आप यहां पर देखेंगे 1829 का समय आता है। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, हाँ, बंगाल सती विनियमन अधिनियम, बंगाल सती प्रथा सती विनियमन एक्ट 1829 लाया जाता है। 1829, ठीक है।
उस समय अगर बात की जाए कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग, है ना, विलियम बेंटिंग थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि 1829 का जो सती प्रथा बंद करने का जो एक्ट लाया गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग, है ना, विलियम बेंटिंग। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय का यहाँ पर प्रयास रहा है। एक कंफ्यूजन और हमें अक्सर होता रहता है, एक कंफ्यूजन और रहता है कि सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह में किस भारतीय विद्वान ने या किस भारतीय बुद्धिजीवी ने अपना योगदान दिया, किसमें, सती प्रथा को बंद करने में और विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने में। दोनों में दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम बात करने साथ में यही बता दें आपको कि विधवा पुनर्विवाह में, विधवा पुनर्विवाह जो ये कंफ्यूजन, हमें वहीं पे चीजों को फोकस करना है, वहीं पे हमें हिट करना है जहां पे हमें कंफ्यूजन रहता है। अक्सर में कंफ्यूजन होता है कि सती प्रथा को बंद करने में किस महान बुद्धिजीवी का योगदान रहा है और विधवा पुनर्विवाह शुरू करने में, क्योंकि महिलाओं के उत्थान की शुरुआत है यहाँ पे। हमने आपको बताया कि कोई भी जब भी एक नई आइडियोलॉजी आती है, चाहे वो राष्ट्रवाद की हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे किसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, चाहे समाज में एक नई प्रथा को लाना हो, वो 1-2 साल या 10 सालों को नहीं, सदियों लग जाते हैं, सदियों का समय लगता है। जो आप राष्ट्रवाद की एक आप वर्तमान की विचारधारा देख रहे हैं, तो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारा कन्याकुमारी तक, या फिर कहें कि ग्रेट निकोबार तक, क्या एक एक पॉइंट हमारा, एक एक इंच हमारा है, वो ऐसी भावना नहीं आई भैया हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मतलब होना चाहिए मैं उत्तर प्रदेश से, मतलब बाकी कोई कुछ भी करो नहीं। एक राष्ट्रवाद है, एक नेशनलिज्म है, ठीक है। अगर कुछ व्यक्ति, अगर आप देखेंगे वामपंथी विचारधारा के, फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद का बीज होता है। वो जो शोषण करते हैं उनके विरुद्ध होते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के विरुद्ध नहीं होते, कि भाई पूरा देश क्या है, वो हमारा है, वो हमारा है। तो कोई एक वो नहीं है। जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पे शुरू होते हैं, राजा राम मोहन राय का योगदान है, स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान है, फिर आप देखेंगे स्वामी जो है विवेकानंद का योगदान है। फिर आप आगे और आएंगे वहां पर, तो फिर क्या देखते हैं आपकी बाल गंगाधर तिलक ने जो शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव शुरू किया था। क्या लगता है ये धार्मिक सुधार आंदोलन तो थे क्या, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है वो प्रबल होती है। ऐसे नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। शिवाजी महोत्सव है, आप लोग एक विभिन्न वर्गों के लोग, है ना, एक विभिन्न जो है समाज के लोग एक जगह पे एकत्रित होते हैं। तो जो भी आप देखेंगे, जैसे अभी भी हमारे गांव में होली होती है, दीपावली होती है, ठीक है, वहां पे कई वर्ग के लोग होते हैं, कई अमीर गरीब होते हैं, लेकिन उस दिन गांव के सभी लोग अपने मतभेद लड़ाइयां भुला करके एक साथ गांव में टोली में चलते हैं। तो एक छोटी एकता का प्रभाव को दिखता कि नहीं दिखता। ऐसे हम लोग कहीं ना कहीं किसी काम के विषय से अपनी गांव में नहीं होते, लेकिन त्योहारों के दिन क्या होते हैं, हम अपने गांव में एकत्रित होते हैं, जिनसे लड़ाई होती है उनके भी दरवाजे पे जाते हैं। मतलब समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं यूनिटी आती कि नहीं आती। और अक्सर आपने देखा होगा होली दीपावली में जो गले शिकवे होते हैं, छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं, छोटे मोटे भूल जाते हैं लोग, एक दूसरे को अमीर गुलाल लगाते हैं। तो ये जो त्योहार वगैरह हैं, जो ये फेस्टिवल्स वगैरह हैं, जो चीजें शुरू की गई हैं, इससे कहीं ना कहीं एकता जो है, यूनिटी आती है ना। ये चीज हमें समझनी होगी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह में, जो विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ था, इसमें किसका योगदान था। पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से शुरू हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से शुरू हुआ, मतलब कानूनी रूप मिला, है ना, प्रयास से शुरू। कब, 1856 में, 1856 में। तो ये तो कुछ चीजें थी अपनी जो सती प्रथा संबंधित, लेकिन अभी सती प्रथा ये पूरी चीज नहीं है। अब और आते हैं, आप कहेंगे 510 ईस्वी में जो है एक लिखित साक्ष्य मिलता है, फिर 1582 में अकबर जो है एक कानून पारित करते हैं भाई कि हमारे साम्राज्य में जो सती प्रथा बंद होगी। फिर आप देखेंगे कि मराठा अपने राज्य क्षेत्र में सती प्रथा को जो है असंवैधानिक घोषित करते हैं, लीगल, मतलब कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं बंद करने का। हालांकि उस तरीके से वो क्या कहते हैं, चीजें व्यवहारिक नहीं हो पाती है। जो विदेशी ताकतें आती है, चाहे डच हो चाहे पुर्तगाली हो, वो भी इसको कहीं ना कहीं बंद, एक घृणा मतलब घृणा वाली प्रथा थी। ये कहानी अभी जो है, जो ये अभी प्रश्न आया है, ये प्रश्न का जो एक मूल है, ये घटना घटित होती है अभी बिल्कुल आज के समाज में 4 सितंबर 1887। ठीक है, थोड़ा हम बता रहे डीप में जाते हैं, चीजों को हम भूलते नहीं है।
और सॉरी 1887 नहीं, इसके भी 100 साल बाद 1987। कहां पर? तो राजस्थान के राजपूतों में, है ना, राजपूतों में एक लड़की होती है, राजपूतों में एक लड़की होती है मात्र 18 वर्ष की, 18 वर्ष की। नाम होता है इसका क्या? नाम होता है इसका रूप कंवर। ये घटना तो आपको मिल जाएगी, आप सिर्फ रूप कंवर केस कहोगे, किसमें? अपने गूगल में रूप कंवर कहोगे या फिर यूट्यूब में जाकर के रूप कंवर केस का नाम लोगे, तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी ये भारत के इतिहास का सबसे आखिरी और लेटेस्ट, मतलब प्रगतिशील, आप सोचो 1987 की बात है, कंप्यूटर आ चुका था देश में, हम लोग किसमें? संचार क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे, और एक सती प्रथा का केस मिलता है। ठीक है, लोगों के द्वारा जबरदस्ती, हालांकि कहा जाता है कि रूप कंवर ने स्वेच्छा से, लेकिन आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ जो मतदान करने की जो आयु है, न्यूनतम आयु, वो 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत का जो 21-22 साल का युवा है, जितने भी युवा 21-22 साल के, उनमें 20% 80% को ये नहीं पता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना है। वो अपनी पढ़ाई में संलिप्त होते हैं। और यहाँ पर एक 18 वर्ष की लड़की, जिसका नाम होता है रूप कंवर, राजपूतों से संबंधित थी, उसको सती किया जाता है। ये सती का आखिरी केस था भारत में। ठीक है, पूरे जमकर समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जो है, सब पूरे भारत में सती प्रथा का जमकर विरोध होता है। उसीलिए जो है सती जो है क्या कहते हैं, 1987 में ही, 1987 में क्या होता है, सती प्रथा जो प्रिवेंशन एक्ट है, यानी कि सती प्रथा निषेध प्रिवेंशन एक्ट आता है ना, निषेध एक्ट आता है कब? 1987 में। तुरंत पार्लियामेंट लाती है कि अब जो है ये क्या है, कानूनी रूप से बिल्कुल क्या कहते हैं कि अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसकी कुछ धाराएं हैं, जैसे कि धारा एक, इसमें कई धाराएं महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में धाराएं भी आती हैं, तो आप याद कर सकते हो। एक तो है धारा 3 महत्वपूर्ण, एक है यहाँ पर धारा 4 महत्वपूर्ण, एक है यहाँ पर धारा 5 महत्वपूर्ण। ठीक है, धारा 3 कहती है, धारा 3 इस संबंध में संबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं से, मान लो कोई महिला ही है, अब बाहर के लोग थोड़े बताएंगे कि नहीं जो है ये कि क्या कहते हैं कि नहीं इन्होंने सती, ये जो रूप कंवर वाला केस एक्चुअल में हुआ था, इसमें पूरे गांव के लोग भीड़ इकट्ठा थी, पूरे बाजे गाजे के साथ वो छल किया गया था लोगों ने। ऐसा मतलब ऐसे मिथ बहुत सारे हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई रिकॉर्डिंग थोड़े ना थी, ना तो कोई लिखित साक्ष्य है, कहानियों के आधार पर चीजें चल रही थी। हालांकि एक कमेटी भी गठित हुई जिसने जांच भी किया था, है ना। लोगों ने जबरदस्ती, जब रूप कंवर बोले 1987 का 18 लड़की है, जब वो जलने लगी तो भागने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा करके उसे जो है आग में झोंक दिया था, मतलब फेंक दिया था, तो उसकी मृत्यु हुई थी। अभी सबसे लेटेस्ट और आखिरी केस, इसके बाद जो है कोई भी लिखित रूप से इस तरीके की घटना जो है संदर्भ में नहीं आएगी सती प्रथा की। तो इसी के बाद जो है सती प्रथा निषेध एक्ट 1987 आया था। अभी डेट हालांकि आपके प्रश्न में 1988 लिखा मिला है। इसमें 3 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक धारा 3 है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं से ही सती होने का प्रयास करेगा तो उसे 1 वर्ष की सजा होगी। ठीक, 1 वर्ष की सजा होगी। दूसरी चीज है, यदि कोई व्यक्ति सती के लिए होने के लिए उकसाता है तो उसे आजीवन कारावास है। क्या है? आजीवन, लाइफ इम्प्रिजमेंट है ना, आजीवन कारावास मिलेगा। कब? अगर कोई व्यक्ति उकसाता है। दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के आगे सती प्रथा होने का महिमा मंडन करता है कि आपके पति को आध्यात्मिक शांति में, मर गया जो पति है उसको आध्यात्मिक शांति या स्वर्ग मिलेगा यदि आप सती होती, इस तरीके का कोई महिमा मंडन करता है किसका? सती होने का, धारा 5 में, तो उसके लिए क्या है? 1 से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास है। 1 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास है। और साथ साथ में आर्थिक दंड का भी यहाँ पे प्रावधान है। और यदि कोई जबरदस्ती किसी को सती करता है, सती करने का प्रयास करता है, तो आजीवन कारावास है। यदि कोई महिला सती होने का प्रयास करती है तो उसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास है। 1 वर्ष तक का कारावास है। ठीक है, और इसमें तो कहा जाता है रूप कंवर वाले केस में कि जब रूप कंवर सती होने के लिए जा रही थी तो महिलाओं ने अपने घर से, यानी कि जो वही गांव के जो लोग थे, उन्होंने अपने घर से थोड़ा थोड़ा घी, जैसे हमारे यहाँ पे कन्या भोज नहीं होता गाँवों में, तो लोग जो थोड़ा थोड़ा दान करते एक शुभ कार्य में, तो उसी तरीके से रूप कंवर जो सती होने के लिए जा रही थी, लोगों ऐसा मानना है, सब तो बहुत सारी मतलब कहानियां अलग निकल के आई हैं, तो लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा जो उसको जलाने के लिए घी वगैरह दान कर रहे थे। मतलब कितनी आप देखेंगे घृणायुक्त प्रथा है। 18 साल की एक महिला है,
लड़की उसको क्या ही समझ होगी कि जीवन क्या है, किस तरीके से चलना है, उसके जीवन का उद्देश्य भी नहीं उस समय क्लियर होता है। और आजकल की जो जनजी आप देख रहे हैं या फिर जो अल्फा बीटा आने वाले हैं, इनको तो कुछ भी नहीं पता होगा उस तरीके की, है ना, क्योंकि संवेदनशीलता आती नहीं है। तो ये केस है, कहानी पूरी, है ना, समझ में आया। कई सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला केस हम कब समझ में आते हैं, तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। ओके, चलो अच्छा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1987 तो है नहीं, तो क्या मान लिया जाएगा, 1988 जो है हमारे प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। 2013 की अगर बात कर ले तो यहाँ कंपनी एक्ट, आपको याद रखना है, कंपनी एक्ट आया था। कंपनी एक्ट कब आता है, कई सारे कंपनी एक्ट हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला 2013 में आया है। इसके तहत सीएसआर की अवधारणा आई है, और सीएसआर अभी कितना है, 2% है। इसके तहत क्या होंगी, जो कंपनियां होंगी वो अपने लाभ का 2% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो है समाज के कार्यों में लगाएंगी, समाज की प्रगति के कार्यों में लगाएंगी। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, भेल का स्कूल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओएनजीसी का स्कूल चल रहा है। ओएनजीसी ने जो है खेल प्रतियोगिताओं में अपना योगदान दिया कि जो पहले नंबर पे आएगा उसको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, या देंगे, इस तरीके से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। ओएनजीसी की खेल प्रतियोगिता है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की खेल प्रतियोगिता है। तो इस तरीके से, या फिर उनका जो पीपीपी मॉडल पे कोई हॉस्पिटल चल रहा है, तो इस तरीके से कंपनियां जो अपने पूरे लाभ का 2% जो है सामाजिक क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व में खर्च करेंगी, है ना। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्टीजेंसी। ठीक, आकस्मिक फंड को क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। आर्टिकल 366, आर्टिकल 269, आर्टिकल 256 या फिर आर्टिकल 267। तो आपको जो आर्टिकल 267 है, आर्टिकल 267, ये किससे रिलेटेड है, तो कॉन्टीजेंसी फंड से जो है ये संबंधित है। अगर यहां पर हम बात करें, जो ये कॉन्टीजेंसी फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका कितना फंड था, होता था स्टार्टिंग में जब शुरुआत में, यानी कि जब संविधान बनता है 1950 में, तो कॉन्टीजेंसी फंड की जो राशि है वो कितनी निर्धारित की गई थी, 5 करोड़ रुपए। कितनी, 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये कब तक रहा 5 करोड़ रुपए, ये रहा 2004 तक। 5 करोड़ रुपए जो है कॉन्टीजेंसी फंड में होते थे। फिर 2005 में कितने कर दिए गए बढ़ा करके, 2005 में इसकी राशि को बढ़ाया गया, 2005 में राशि को बढ़ाया गया, राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, मालूम है, अगर मालूम है तो कमेंट करो, ठीक है, तुरंत कमेंट करो अगर याद है तो। और लेकिन हम बाकी बता ही रहे हैं कितना कर दिया गया, तो आप कहेंगे 500 करोड़ रुपए। तो क्या वर्तमान में कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है उसमें राशि 500 करोड़ रुपए होती है, नहीं। फिर और देखो, ये तो थी 2005 में, भाई समय के साथ आवश्यकता, आज आप 500 करोड़ रखें कुछ भी नहीं, 500 करोड़ में कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। 500 करोड़ में तो एक एम्स भी बनना मुश्किल है। 1000-1500 रुपए का अच्छा एम्स अगर बनाना है तो 1000-1500 रुपए से क्या ही कम लगेगा। एक अगर आईआईटी का निर्माण करना है तो 100-200 करोड़ में तो मुश्किल है, 500 करोड़ में, है ना। अगर सही तरीके से देखा जाए 1000 करोड़ रुपए तो चाहिए, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो अब कॉन्टीजेंसी फंड जो कि पूरे भारत के लिए आकस्मिक निधि है, पहले तो 5 करोड़ था, फिर 2005 में संशोधन किया गया, राशि को बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया। अब कॉन्टीजेंसी फंड की जो वर्तमान में है, फिर इसमें एक संशोधन किया जाता है 2021 में। 2021 में एक संशोधन किया जाता है, संशोधन करके इसकी जो राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, है ना, न ज्यादा इधर उधर का, सीधा आपको जो टू द फैक्ट यानी कि फैक्ट दिए जा रहे हैं। 2021 में अभी भी पीसीएस का एग्जाम तो फैक्ट में होता है, आपके एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3-4 से ज्यादा क्वेश्चन फैक्ट आपके कॉन्सेप्ट वाले होंगे नहीं, सारे क्वेश्चन फैक्ट पे होंगे ना। 2021 में संशोधन करके कॉन्टीजेंसी फंड की जो राशि है, संशोधन करके राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 30,000 करोड़। राशि जो है बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ कर दिया गया, 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो
आपको ये भी याद रखना है कि संशोधन कब कब होते हैं, सबसे पहले जब ये कॉन्टीजेंसी फंड बनता है। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉन्टीजेंसी फंड क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ये कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल में उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में इसका उल्लेख है, आर्टिकल डेडिकेटेड है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 267 यहाँ पे डेडिकेटेड आर्टिकल है। तो शुरुआत में कितनी थी? 5 करोड़, फिर 2005 में आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 500 करोड़। फिर 2021 में संशोधन करके राशि को कितना बढ़ा दिया गया? 30,000 करोड़। और इसमें कैसे राशि को निकलती है तो आप देखेंगे इसका जो संचालन है वो राष्ट्रपति की ओर से, इसका जो संचालन है, संचालन कौन करता है? संचालन की अगर हम बात करें, संचालन कौन करता है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव, राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव करते हैं, वित्त सचिव करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, वित्त सचिव करते हैं। इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे संचित निधि, अगर संचित निधि से पैसा निकालना है, अगर आपको संचित निधि से पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति के बिना आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉन्टीजेंसी फंड है, जो आपके आकस्मिक निधि, आप इससे कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति के अगर अनुमोदन से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में उसको भी आपको पार्लियामेंट के सामने जो है अनुमोदन के लिए रखना होगा। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से संपन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न लिखित द्वारा तय किया जाना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता, यदि आप चुनाव से संबंधित अयोग्यता से चीजें वहां पे रिलेटेड हो रही हैं तो उनका अलग क्राइटेरिया होता है। अगर यहां पर कोई अयोग्यता हो रही है तो क्या होगा? दल बदल से, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू हो रहा है तो फिर कौन निर्णय लेता है? संबंधित सदन का जो है पीठासीन अधिकारी, है, सदन का नेता नहीं, सदन के पीठासीन अधिकारी निर्णय लेते हैं जब 10वीं अनुसूची से संबंधित कोई चीजें होती हैं। आपको पता है कि 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, आपको पता है कि मूल संविधान में कितनी है? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है 1951 में, जिसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म से जो संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और जो आपकी चौथी क्या कहते हैं 12वीं जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पर और बात करें कि जब ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कोई अयोग्यता संबंधित डिसीजन लेना है तो क्या करना होगा कि जो संबंधित, अगर लोकसभा संबंधित है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा कि भाई आप अयोग्य हैं कि नहीं है। ठीक है, अभी शिवसेना पार्टी टूटी थी ना, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और एकनाथ शिंदे के बीच विवाद हुआ था, है ना, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर विधानसभा संबंधित है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो डिसीजन लेता है। दूसरी चीज, लेकिन इसमें 52वें संविधान, इसमें क्या कहते हैं, हाँ, जो 52वां संविधान संशोधन था, बावनवां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये कब की डेट है भाई? तो आप कहेंगे ये है 1985 का। कई बार प्रधानमंत्री पूछे गए हैं तो उस समय पीएम कौन थे जिस समय ये हुआ था? राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या थे उस समय? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जिस समय 52वां संविधान संशोधन होता है, इसमें यह था अगर कोई अयोग्य होता है तो निर्णय कौन लेता है? संबंधित सदन का अध्यक्ष। निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष, संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी, वही चीज हो गई, संबंधित सदन का अध्यक्ष कह लो, कोई बात, है ना। ठीक है, लेकिन इसमें एक निर्णय और दिया गया था, क्या? कि अगर 1/3 पूरी पार्टी के, मान लो पूरी पार्टी में क्या है कि 30 मेंबर हैं, पूरी पार्टी के 30 मेंबर हैं, अगर 1/3 यानी कि 10 मेंबर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, अगर 10 मेंबर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं
तो वो अयोग्य नहीं होंगे, संबंधित सदन से अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे। कब? जब पूरी पार्टी का 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कि कितना किया गया था? 1/3 सदस्य अगर ज्वाइन करते हैं तो अयोग्य नहीं होंगे। ठीक है, सदस्य अयोग्य फिर नहीं होंगे, ये यहां पर निर्णय दिया गया, अयोग्य नहीं होंगे। ठीक है, फिर बाद में यहां से संबंधित एक और चीज, यहां पर तो 1/3 था, इसके बाद आता है आपका 91वां जो संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। इसमें क्या किया गया? इस चीज को हटा दिया गया, ये जो चीज यहां पे रखी गई थी ना, इसको यहां पर हटा दिया गया, अमेंडमेंट। यहां पे कितना कर दिया गया? अब 2/3 मान लो अगर 30 सदस्य हैं, 30 सदस्य हैं, तो जब 20 सदस्य पूरी पार्टी छोड़ेंगे, 20 सदस्य एक साथ पूरी पार्टी को छोड़ेंगे, तो वो अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे। ये दरअसल हुआ कहां था, इसकी आवश्यकता हमने बताया ना, कोई चीज बहुत लंबे समय तक होती है राजनीति में, जब कई लोगों की, जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, एनडीएमए वाला जो 2005 बना था, वो ऐसे नहीं, उसकी डिमांड बहुत दिन से कही जा रही थी कि आपदा से निपटने के लिए एक उचित हमारे यहाँ पे एक प्राधिकरण होना चाहिए, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। बहुत दिन से इसकी मांग की जा रही थी, कई विधि आयोगों ने दिमाग की, लेकिन नहीं हुआ। फिर 1999 में क्या होता है कि ओडिशा में बहुत भयंकर चक्रवात आता है, कई लोग मरते हैं। फिर आपको पता है कि 2001 में गुजरात के भुज में क्या होता है, वहां पर भूकंप आता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों के आंख कान जगते, जैसे यहाँ पे देखा कि रूप कंवर को क्या हो जाती है, अगर शायद यही सती जो प्रिवेंशन एक्ट है, सती प्रथा प्रिवेंशन एक्ट, अगर ये 1987 के पहले आ गया होता, तो जिन लोगों ने प्रोत्साहित किया था रूप कंवर को मरने के लिए, मोटिवेट किया था, शायद उनकी इतनी हिम्मत ना होती। क्यों? जैसे आज जानते हैं आप कि SC ST यानी कि SC ST को कोई प्रताड़ित करता है, उसके लिए सजा है। लोग एक बार सोचते हैं कि ऐसा करना है, मान लो अगर लोग करना भी चाहते हैं तो कई सारे लोग उस पर करने से बचते हैं। घरेलू जैसे दहेज के लिए अगर डिमांड की जाती है, घरेलू महिला में किसी की मृत्यु होती है, पॉक्सो एक्ट है, ठीक, लोगों को पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे क्या होगी, सजा होगी। तो उसी तरीके से अगर मान लो सती प्रिवेंशन एक्ट पहले आ गया होता, शायद रूप कंवर को उस दिन जो है सती ना होना पड़ता। ठीक है, इस तरीके से भुज में हमने कहा कि भूकंप आता है, तो उससे बचने के लिए, तो उसी तरीके से एक घटना है 1967 की, 1967 की। हम आते हैं अपनी जो है पॉइंट पर। ठीक है, एक यहाँ के हरियाणा के एक विधायक होते हैं, उनका नाम था, नाम तो नहीं करके, राम करके कुछ नाम था, तो गया राम, है ना। वहां पे 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा, गया और क्या थी, कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा। और उन्होंने 9 घंटे के अंदर 3 बार जो है, एक बार उन्होंने कहा कि हम संयुक्त मोर्चा ज्वाइन कर लिए हैं, फिर एक बार कहा कि नहीं हम कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हमने जो है संयुक्त मोर्चा ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आया राम गया राम, आया राम गया राम। मतलब समझो 9 घंटे के अंदर आप पार्टियां बदल रहे हो, एक बार कहोगे हम तो भाई इसमें हैं, हम इनका समर्थन देंगे, फिर थोड़ी देर बाद हुआ तो आपने कहा नहीं हम इस पार्टी का समर्थन देंगे। तो वहां से चीजें जो है खूब तरीके से भ्रष्टाचार और दर बदल खरीद फरोख्त जो है शामिल चल रही थी। जो मजबूत पार्टियां जिनके पास पैसा थी, अल्पमत में होने के बाद भी दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद करके जो है सरकार बना लेती थी। तो इन सब चीजों को बंद करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, और 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, तो वहां पर अगर 1-2 व्यक्ति पार्टी छोड़ते थे, अगर वो ठीक है विधायक बन गए हैं, मान लो वो जीत गए हैं बीजेपी का पार्टी से, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले, अगर उन्होंने चुनाव जीत लिया का पार्टी में किसी जो है शीर्ष नेतृत्व के क्या प्रभाव में, और फिर जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो खा पार्टी को समर्थन देंगे। जब वहां पे बहुमत साबित करने का आया तो उन्होंने कहा कि हम खा पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने रुपए से उन 3-4 व्यक्तियों को खरीद लिया जो उनके कम पड़ रहे थे। उन्होंने कहा तुमको हम मिनिस्टर बना देंगे। उनके अंदर योग्यता 2 पैसे की नहीं, क्योंकि जो बिकेगा उसके क्या ही मॉरल होंगे, है ना, उसके नैतिक इथिक्स वाली चीजें तो उसकी बिल्कुल होंगी नहीं, तो उनको कुछ खरीद लिया गया। अब क्या है, अगर इस तरीके से 4 व्यक्ति अगर जाते हैं तो वो अयोग्य हो जाएंगे, मतलब वो संबंधित सदन के सदस्य ही नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर 2/3, पहले क्या था 1/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़े तब भी चीज प्रभावी नहीं हुई, तो फिर जो 91वां संविधान संशोधन होता है उसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि अगर 2/3 लोग एक साथ पूरी पार्टी छोड़ रहे हैं तब फिर ठीक है ना, फिर वो अपना जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अयोग्य वो नहीं होंगे। और इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है, सदन के पीठासीन अधिकारी को। फिर बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं ये जो केस है ये सही नहीं है, ये असंवैधानिक चीज है। तो फिर इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है 1991 में। कब निर्णय देता है? 1991 में। इसको बोलते हैं की होतो होलोहान, की हो तो होलोहान। सुप्रीम कोर्ट ने कब डिसीजन देता है? 1991 में। इसको क्या बोलते हैं? की हो तो होलोहान।
ठीक है, इसको बोलते हैं कि हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हो तो हालो हॉर्न केस। और ये 1991 नहीं, शायद 92 का है, 1992 का है, ठीक है, 92 में। और इसमें क्या होता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको क्या संवैधानिक ठहरा जाता है कि ये चीज जो है संवैधानिक है और खरीद फरोख्त इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, खरीद फरोख्त इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, संवैधानिक है। कौन कहता है? तो उच्चतम न्यायालय। फैसला तो उच्चतम न्यायालय ही देगा ना। इसको लेकर के भाई कुछ लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट कि ये जो राजीव गांधी जी लेकर आए हैं, ये 52वां संविधान संशोधन, ये क्या है? असंवैधानिक है। तो पूछ लिया जाता है कि 52वें संविधान संशोधन को किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है? तो की हो तो हॉलो हॉर्न में, की हो तो हॉलो हॉर्न केस जो 1992 का है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को सुप्रीम कोर्ट का वैध ठहराता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई सारे आपके फैक्ट हैं कि नहीं। यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन था, पहली बात तो हमने बताया कि 52वां संविधान संशोधन है, 1985 का है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो राजीव गांधी थे। किस केस में इसको वैध ठहराया गया है? तो की हो तो हॉलो हॉर्न केस में ठहराया गया है। ये केस कब का है? तो 1992 का है। क्यों लाया गया ये संविधान संशोधन के पीछे आवश्यकता की थी? 1967 को हमने वो आपको केस बता दिया। इस पर डिसीजन लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को नहीं है, निर्वाचन आयोग को नहीं है, सदन के पीठासीन अधिकारी को है। अगर लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर राज्यसभा वहां का क्या कहते हैं, अगर विधानसभा का होगा तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। फिर यहाँ पर पहले कितनी ये थी? तो 1/3 थी। अब कितनी हो गई है? तो 2/3 हो गई है। ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं ना। इसके बाद हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे। कर रहे हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अभी कल ही हमने चर्चा की थी, तो आप कहेंगे आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल जो 165 है ये किससे संबंधित है? तो एडवोकेट जनरल से है ना, एडवोकेट जनरल से, यानी कि जो राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी है उससे संबंधित है। यह भी बताया था अनुच्छेद 76 के तहत जो आपका महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए 2 अन्य अधिकारी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यानी कि सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त जो है सॉलिसिटर जनरल, 2 अन्य अधिकारी भी होते हैं किसकी? महान्यायवादी की सहायता से। दूसरी चीज ये है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सदन के किसी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। बोलने और बैठने का वहां पर अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार जो है महान्यायवादी को नहीं दिया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, समिति का सदस्य भी बन सकता है, समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर पाएगा, बस ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आर्टिकल जो आपका 144 है, जो आर्टिकल 144 है ये किससे संबंधित है? सीएजी से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी से संबंधित है। जो आपका आर्टिकल 54 है ये किससे है? तो जो आपका निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, निर्वाचक मंडल याद होगा ना, अभी पीछे ही बताया था आपको हमने, पीछे ही बताया था। क्या बताया था? याद है? मन में याद करो, मन में बताओ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। हालांकि वर्तमान में देखा जाए, अब आज की स्थिति यह है कि लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2019 का, जो लागू होता है 25 जनवरी 2020 से, 25 जनवरी 2020 से, उसके तहत जो आपका आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 यानी कि 331, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। उसके तहत क्या होता था? आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 लोगों को मनोनीत कर सकता था। हालांकि वर्तमान में अब वो नहीं है, क्योंकि असंवैधानिक हो गया, उसको कंटिन्यू किया गया। पहले 10-10 वर्षों के लिए कंटिन्यू किया जा रहा था,
और आर्टिकल जो आपका 330 यानी कि आर्टिकल 330 है, उसमें क्या था, लोकसभा में 10 वर्षों के लिए SC ST का रिजर्वेशन था, उसको फिर 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाना पड़ता है उसको। तो पहले 2020 तक था, अब वो बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। तो वो तो रिजर्वेशन आपका कंटिन्यूस चल रहा, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया गया। ठीक, अब लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है। हालांकि आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे जो 12 सदस्य होते हैं वो कला विज्ञान साहित्य और 4 ऐसे सेक्टर हैं, कला है, विज्ञान है, साहित्य है, कला विज्ञान साहित्य। एक सेक्टर में यहां पे भूल रहा हूं, एक है राज्यपाल जो मनोनीत करता है। राज्यपाल जो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो 5 सेक्टर से होते हैं। वो किससे होते हैं? वो 5 सेक्टर से होते हैं ना, 5 क्षेत्रों से। वहां पे सहकारी आंदोलन, कला विज्ञान साहित्य, सहकारी आंदोलन, एक मैं जो है सेक्टर भूल रहा हूं, ठीक है, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, हाँ ठीक है। जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को राज्यसभा में, वो किससे होते हैं? कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से। और जो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो किस किन क्षेत्रों से होते हैं? कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। तो एक एक्स्ट्रा ये ऐसे फैक्ट होते हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंस नहीं समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करता है जहां सब आपको पता चलेगा। जैसे वहां पे राष्ट्रपति है, वैसे यहाँ पे राज्यपाल है। अब जैसे कि क्षमादान की शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति है, दोनों की जो है अध्यादेश के में क्या फर्क भी तो होगा। जैसे वहां पे आपको लगेगा राज्यसभा है, वैसे यहाँ पे विधान परिषद नहीं, दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? आप कहेंगे क्या अंतर है? वहां पर भी 6 वर्षों का कार्यकाल है, यहाँ पर भी 6 वर्षों का कार्यकाल है, वहां पर भी 30 वर्ष न्यूनतम आयु, यहाँ पर भी 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो आप कहेंगे क्या अंतर? नहीं, अंतर क्यों नहीं है? अंतर यह है कि राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है? नहीं समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? आप कहेंगे नहीं। अभी आर्टिकल आप 54 पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं, है ना, प्रेसिडेंट का कॉलेजियम है, तो उस कॉलेजियम में क्या आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं? नहीं है। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं है ना। तो ये सारे जो है बहुत छोटे छोटे आपके जो है डिफरेंस है, जिनको हमें ध्यान रखना है। और यहीं से प्रश्न आते हैं, और यहीं पे हम फिर A और B और C और D, या फिर A और C, या फिर D और A, यानी कि 2 को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, फिर 2 में कंफ्यूजन रहते हैं, और फिर वहीं पे हम डाउट रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर यहां पर कौन सही हो जाएगा? विकल्प A, यानी कि 76। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है, उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है। ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा? ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है, आपको पता है SCS का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तोला, वैसे भर भर के नहीं, कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं? एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट PPT नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो 2017 का UPSI का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में UPSI का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है।
और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 का रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती है कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर, तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है। ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा, और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी। ठीक है, 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई। ठीक है, और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वही जो भी समझा रहे तो वही प्रश्न आ गया। ये होते हैं 12 सदस्य, है ना। देखो राज्यसभा की अगर हम बात करें, कुल कितने 250 सदस्य कह लो ना, 250 सदस्य होते हैं। इसमें इन्हीं में से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इनका संबंध कहां से होता है, इनका संबंध कहां से होता है, तो आप कहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कला, कला है, साहित्य है, साहित्य है, समाज सेवा है, कला साहित्य समाज सेवा, और विज्ञान, और विज्ञान। ठीक है, इसके बाद ये जो आर्टिकल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, अच्छा एक चीज और ये है कि बात समझो, एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 79। ये क्या कहता है कि संसद किससे मिलकर के बनेगी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा, कुछ भी कह लो। ठीक है, कौन कहता है, आर्टिकल 79। इसके बाद कौन सा आएगा, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि राज्यसभा का फॉर्मेशन कैसे होगा, 250 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सदस्यों का जो है राष्ट्रपति मनोनयन करेगा, और 238 जो सदस्य होंगे वो आपके यूनियन टेरिटरी और क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी और आपके राज्यों से जो है निर्वाचित होंगे, है ना, निर्वाचित होकर के आते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि कला है, साहित्य है, समाज सेवा और विज्ञान से ये संबंधित होंगे, है ना, संबंधित होंगे। तो ये आपकी चीजें यहाँ पे राज्यसभा से संबंधित हो जाएंगी, है ना। और तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 12 सदस्य हो जाएंगे। जब वहां पे राज्यपाल वाली बात आएगी, दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और, कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है, तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है
वो उत्तरदायी होता है इन 12 सदस्यों के मनोनयन से संबंधित। राष्ट्रपति के विवेकाधिकार तो कहीं पढ़ा आज तक? ये विवेकाधिकार है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का अपना विवेकाधिकार कब आता है? जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, है ना, तो वो किसी पार्टी को जो है क्या कर सकते हैं, बुला सकता है सरकार बनाने के लिए, है ना, उनको वो करता है। ये विवेकाधिकार है क्या? ये तो सब केंद्रीय सरकार करती है। तो केंद्रीय सरकार में कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? होम मिनिस्ट्री, है ना। होम मिनिस्ट्री जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वही चयन करते हैं, तो बाद में मनोनीत कर देता है। ठीक है, तो विकल्प जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है ना। प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने बताया है भाई? तो आप कहेंगे ये बताया है N.A. पालखी वाला ने। N.A. पालखी वाला ने जो है, आप बताएंगे क्या कि इन्होंने बताया है पहचान पत्र किसको? प्रेम्बल को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो आपके डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको क्या बताया है? संविधान की अनूठी विशेषता। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान के किस भाग को, संविधान के किस भाग को संविधान की अनूठी विशेषता, ये आपके यूपीएसआई में ही पूछा गया है। अभी आगे देखेंगे किसी न किसी प्रश्न में। अनूठी विशेषता, अनूठी विशेषता किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसको कहा है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। क्या बताया है? संविधान की अनूठी विशेषता। ठीक है, तो अभी पूछा गया है कि भाग 4 को, नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। क्या कहा है संविधान की अनूठी विशेषता? लेकिन हमारा जो संविधान का पहचान पत्र है, प्रस्तावना को, इसे किसने कहा है? तो N.A. पालखी वाला ने। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर यहां पर बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? पोस्ट और टेलीग्राफ। पोस्ट और टेलीग्राफ जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये किसका है? तो आपकी जो यूनियन लिस्ट है उसका सब्जेक्ट है ना, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। फिर आप देखेंगे इंश्योरेंस, ये भी यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। फिर आप देखेंगे सैनिटेशन, स्वच्छता और शेयर बाजार। शेयर बाजार भी जो है ये भी यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है ना, यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। लेकिन जो स्वच्छता है आपका, सैनिटेशन, ये किसका है? तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा इनको देखते हैं हम यहाँ पर। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर ये सूचियां आधारित हैं। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर। जो हमारी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर मालूम है तो रिवीजन हो रहा है आपका, अगर नहीं मालूम है तो फिर क्या है, याद होकर लीजिए। जो समवर्ती सूची है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाई ली गई है, संविधान से ली गई है। दूसरी चीज है, समवर्ती सूची में अगर विषयों की हम बात करें, वर्तमान में मूल कितने थे? मूल विषय, मूल विषय कितने थे? तो आप कहेंगे मूल विषय थे 47। यानी कि जब संविधान बनकर के तैयार होता है तब विषयों की संख्या समवर्ती सूची में कितनी होती है? 47। वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में हैं भाई 52 विषय, 52 विषय। अभी कितने हैं? 52। कितने विषय बढ़ गए हैं? कितने विषय बढ़ गए हैं बताओ भाई। मूल जब ये समवर्ती सूची संविधान बनती है तब कितने थे? 47 विषय। अब बढ़कर के कितने हो गए हैं? 52 विषय। तो कितने बढ़े हैं? आप कहेंगे भाई +5 हुए हैं, 5 विषय जो है बढ़े हैं। तो ये 5 विषय कब बढ़े हैं? तो आप फिर बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि 1976 में, 1976 में, 1976 में कौन सा होता है जिसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है। और इसके द्वारा क्या होता है
कि राज्य सूची के 5 विषयों को उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। एक चीज हमेशा देखो, जब से संविधान लागू हुआ है और आज तक कंटिन्यूअस हो क्या रहा है, या तो राज्य सूची के विषय, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए चीजों का केंद्रीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ रही है, यानी कि जो हमारा विशेषता क्या है। इसीलिए कई लोगों ने हमारे, जैसे आप देखें ग्रैनविले ऑस्टिन, उन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा है, सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान को क्या कहा है, सहकारी संघवाद कहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे केसीआर, उन्होंने अर्ध संघात्मक कहा है भारतीय संविधान को। क्यों? क्योंकि राज्यों को उतनी स्वच्छंदता या फिर डिसेंट्रलाइजेशन चीजों का नहीं हो रहा, जबकि होना क्या चाहिए, चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। आप देखेंगे कि राज्य सूची के विषय लगातार कम करके या तो वो केंद्र की सूची में जा रहे हैं, यो संघ सूची में, या फिर समवर्ती सूची में जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि केंद्र सूची के विषय को हटा करके हम राज्य सूची में डाल रहे हैं, नहीं। जितने भी संविधान संशोधन हो रहे हैं वहां देखने को क्या मिल रहा है कि राज्य सूची के विषय समवर्ती सूची में जा रहे हैं या फिर संघ सूची में जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एक तो हो जाएगा आपका शिक्षा, 5 यही विषय हैं, 5 विषय यही थे। कौन कौन से ये 5 विषय हैं आप यहां पर देखेंगे, ये 5 विषय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन अगर हम 5 विषयों की यहां पर हम बात करें, और कलर नहीं आते हैं, हम्म, चलो 5 विषय कौन कौन से हैं। एक तो आपको हो जाएगा शिक्षा, इसी में शामिल किया गया, तो ये एक साथ हम पूरे देख रहे हैं। शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, और आपका माप तौल हो जाएगा, माप तौल, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, ठीक है। न्याय प्रशासन के बाद देखेंगे न्याय प्रशासन और आपका और वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, पक्षी संरक्षण, ठीक है। इनको क्या किया गया, ये 5 ऐसे विषय हैं। मूलतः कितने थे, आपने देखा कि मूलतः 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं समवर्ती सूची में, 52 विषय हैं। समवर्ती सूची को किस देश से हमने अडॉप्ट किया, एक साथ सारे क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची की विशेषता क्या है, केंद्र और राज्य, संसद और विधानमंडल दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में क्या होगा, जो आपका संघ यानी कि संसद का कानून होगा वो प्रभावी यहाँ पर माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है, अच्छा। तो आपके मन में फिर प्रश्न आएगा, ये जो 5 विषय बढ़े हैं ये कब कब पढ़े हैं, तो एक ही बार में बढ़ा दिए गए थे। जो 1976 का यहाँ पे देखेंगे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था, इमरजेंसी के समय पर हुआ था, ठीक है, इमरजेंसी के समय पर हुआ था। इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन, किसको, 42वें संविधान संशोधन को। इसमें कौन कौन से 5 विषय शामिल किए गए, तो आप कहेंगे कौन से ये 5 विषय हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे शिक्षा है, वन है, माप तौल है, न्याय प्रशासन है, और वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप पूछ रहे हैं, हम आपको हर तरीके से तैयार कर रहे हैं, हम आपको हर तरीके से तैयार कर रहे हैं कि कहीं पर भी आप कंफ्यूज न रहें, क्योंकि मुझे पता अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है, तो आपको उसने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन स्थिति क्या होगी कि डिटेल में या फिर आपके मन में खुद में आपने अपने आप से प्रश्न नहीं किया होगा कि कहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कहाँ पे चीजें बिल्कुल क्लियर है। जैसे हमने आपको बताया है ना भी कि जो आपका राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य, मैं फिर कह रहा हूँ उसमें जो डिफरेंस है ना कि राज्यपाल जो है 5 क्षेत्रों के लोगों को निर्वाचित करता है, वो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 20% जो अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल है उनको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी लोगों को डिफरेंस नहीं पता, वो रट्टा मारा कि अच्छा हाँ इस तरीके से होते हैं। अरे एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, वहां पर कह देगा कि राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा संबंधित होते हैं। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भाई, उसमें सहकारी आंदोलन कहाँ गया, या फिर वहां पर शामिल कर देगा कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में ऐसे क्षेत्रों से मनोनीत करता है जो सहकारी आंदोलन, विज्ञान, कला से संबंधित। तो आप कहेंगे हाँ ये तो सही है, ऐसे ही कुछ था,
अरे टू द पॉइंट एग्जैक्ट डिफरेंस कहाँ है वो समझना होगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। जैसे विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के कॉलेजियम में शामिल नहीं होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ना, यूं ही नहीं कि हाँ हाँ ठीक है याद है ना, मालूम होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के मेंबर होते हैं वो आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का कॉलेजियम होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा ठीक है। हाँ तो बता क्या रहे थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। हाँ जो ये न्याय प्रशासन होता है इसमें भी बाहर क्या है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट साहब के जो है और सुप्रीम कोर्ट, इनको बाहर रखा गया। इनके अतिरिक्त जो न्यायालय हैं वो समवर्ती सूची में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह आपके हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, है ना, ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गए और आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, उनको शामिल किया गया है इस न्याय प्रशासन में। जो ये रखा गया है एक सब्जेक्ट के रूप में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची हो गई। वहीं पे अगर हम राज्य सूची की बात करें, स्टेट लिस्ट की, है ना, स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मूलतः कितने सब्जेक्ट थे, इसमें आप देखेंगे मूलतः कितने थे, तो आप कहेंगे 66 थे। और अभी कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए ये 59 के आसपास होंगे, 59 के आसपास होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम यूनियन लिस्ट की बात कर लें, यहाँ पर किसकी, यूनियन लिस्ट की बात कर लें, यूनियन लिस्ट यानी कि जो आपकी संघ सूची है, यूनियन लिस्ट की बात कर लें तो उसमें मूलतः कितने सब्जेक्ट थे, 97 थे। और अभी कितने हैं, तो 98 के आसपास है ना, 98 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जब जीएसटी वाला हुआ था ना, 101वां संविधान संशोधन, है ना, जीएसटी वाला 2016 में, तो उसमें भी इसमें कुछ परिवर्तन आया था, है ना, उसमें भी कोई परिवर्तन आया। होता क्या है कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में जाएंगे, समवर्ती सूची से आपकी जो है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची में विषयों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है तो ऐसी बहुत मांग चल रही है कि स्वास्थ्य को जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा जाए या फिर जो है यूनियन लिस्ट में रखा जाए, ताकि स्वास्थ्य को जो है देश में सुधारा जा सके। पहले यही हाल था शिक्षा का, भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जब इसको समवर्ती सूची में रखा गया, हालांकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर लगातार लोड भी बढ़ता जा रहा, पहले से उसको बहुत सारे उसके पास टॉपिक्स ऑलरेडी हैं, है ना, और राज्य सरकारों में इतना करप्शन है कि वो चीजें सही से होती नहीं है। तो ये सारी यहाँ पर बातें हैं। और हालांकि ऐसा कि राज्य सूची से अगर सब्जेक्ट घटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भारत का संघात्मक ढांचा है, जो फेडरलिज्म है, वो प्रभावित होता है उससे, ये भी एक बात जो है सत्य है। तो ये सारे फैक्ट हैं। आगे यहां से बढ़ेंगे। अच्छा करें, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, एक ही बार में सारी बता दी हमने कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो आपका राज्यसभा हो या फिर आपका क्या विधान परिषद हो। अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको मतदान करना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि मतदान करने की पहले न्यूनतम आयु कितनी थी, तो आप कहेंगे 21 वर्ष थी। फिर हमारे देश में होता है राजीव गांधी जी की सरकार में 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब होता है, 1989 में। और जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटा करके सार्वभौमिक जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दी गई, 18 वर्ष। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी यानी कि 25 वर्ष। अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष, 55 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 60 वर्ष, है ना। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। लेकिन अगर यही पूछ लें कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है, जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष। कंफ्यूजन नहीं रखना क्योंकि एक साथ हम देख रहे हैं, इसीलिए कितनी होती है यहाँ पर 62 वर्ष, यहाँ पर 62 वर्ष है, यहाँ पर कितनी है
तो 65 वर्ष। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो 65 वर्ष है। हालांकि अगर पूरी तरीके से इस प्रोडक्टिविटी को लेना है तो ऐसी बात चल रही है, कई बार ऐसी बात रखी गई है कि इन न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 70 वर्ष होनी चाहिए, है ना, ताकि वो पूरी तरीके से जो है अपना न्याय दे सके, क्योंकि अनुभव समय के साथ होता है। यहाँ पे कितनी कर दी गई है, 62 वर्ष, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है ना। अगर यहाँ पर ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो आपको उत्तर कितना होना चाहिए, 29। ग्राम पंचायतों में जो कार्यात्मक मद है आपकी वो कितनी है, तो 29 है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे फंक्शनल जो आइटम्स हैं किसमें, अगर आप फंक्शनल आइटम देखोगे यहाँ पर किसके संदर्भ में, नगर पालिकाओं के संदर्भ में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे भाई। 1 जून जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां जो आपका संविधान संशोधन है, ये कब लागू होता है, लागू 1 जून 1993 को लागू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। साथ साथ में क्या होता है, 12वीं अनुसूची भाग 9A जोड़ा जाता है, भाग 9A जोड़ा जाता है। इस भाग 9 में अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक आर्टिकल है, 243 जेड जी तक आर्टिकल है। फिर 243 जेड एच से क्या होते हैं, वो सहकारी वाला जो नहीं है, सहकारी समितियों वाला भाग है, वहां के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक। 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक आर्टिकल हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कितने यहाँ पर विषय हैं, फंक्शनल आइटम कितने हैं, तो फंक्शनल आइटम आप देखेंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई, 18, है ना। और यहाँ पर 29, पंचायतों की बात करोगे कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर चीजें हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि नगर पालिकाएं कहाँ पर लाई गई थी, मद्रास में। अगर मान लो बाई चांस भूले भटके पूछ लें तो 1688 के आसपास जो है नगर जो स्वशासन है वो कहाँ पे लागू हुआ था, मद्रास में। प्रश्न कह रहे हैं 82 नंबर, हु इज द एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो वित्त मंत्री होती हैं वही आप देखेंगे नीति आयोग जो है उसकी पदेन अध्यक्ष होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी क्षेत्रीय परिषद होती है ना, उनका जो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन कौन होता है, तो देश का होम मिनिस्टर ही उनका क्या होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो भारत के जो है प्रधानमंत्री। तो जो विकल्प आपका सी है वो इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। कौन हो जाता भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल, जो आपका कौन सा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये जो एक्ट आया था 2005 में आया था और फिर उसी के तहत जो है इसकी स्थापना होती है, उसी के तहत जो है इसकी स्थापना होती है ना। चलो ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 101% है कि आपके एग्जाम में जो है एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं संविधान संशोधन से। क्यों ना हम जो महत्वपूर्ण उनको याद कर डालें। जैसे पहला है, उसके तहत आपको पता है कि जो पहली आपकी 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई थी। फिर आपके लिए महत्वपूर्ण है 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान वहां पर किए गए थे। तो 7वां फिर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना।
इसी तरीके से आप फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा, 38वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 43वां बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से आप देखते हुए चलेंगे कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है ना। तो क्यों ना हम इनको पढ़ें, क्यों हम इग्नोर करके इनको हम चलते हैं, है ना। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। यहीं से क्वेश्चन आने, जब आपको पता है कि निश्चित है कि यहाँ से प्रश्न आने हैं, तो हम क्यों उनको इग्नोर करके चले। तो उसी तरीके से आप देखेंगे 84वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो आरक्षण की व्यवस्था का जो एक्सपेंशन किया गया था ना। तो उसी तरीके से 73वां हो गया, फिर 74वां हो गया, है ना। और फिर आप देखेंगे कि 66वां बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से। तो ये जो 86वां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, वैसे तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, 1986 में आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन। तो जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प जो ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 86वें संविधान संशोधन में 3 जगह पर संशोधन हुआ था। कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं वहां पर भी अमेंडमेंट हुआ था। फंडामेंटल राइट के अलावा अगर हम बात करें, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वहां पर अमेंडमेंट हुआ था, 2 जगह हो गया। और तीसरा कहाँ पे हुआ था आपका, हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि 3 जगह पे संशोधन हुआ था इसके द्वारा। आप कहेंगे कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वहां पर संशोधन होता है ना। फंडामेंटल जो आपके राइट है ना, वहां पे संशोधन होता है, आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कहाँ पे संशोधन आपका हो रहा है, फंडामेंटल राइट के बाद जो संशोधन हो रहा है वो हो रहा है आपको कौन सा, डीपीएसपी में, है ना। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। डीपीएसपी में संशोधन होता है। अनुच्छेद जो 45 होता है, जो अनुच्छेद आपका 45 है उसकी भाषा बदली जाती है, उसकी भाषा में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, है ना। तो 86वां जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कब हुआ था, सन 2002 में हुआ था। और संविधान में 3 जगह अलग अलग भागों में संशोधन करना पड़ा था। एक तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है वहां पर संशोधन होता है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसी के द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वहां पे जोड़ा जाता है। वहां पे आर्टिकल जो 45 उसकी भाषा में परिवर्तन किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका मौलिक अधिकार कौन सा 21A है, जो कि आपकी फंडामेंटल राइट में है, वहां पर भी ये ऐड किया जाता है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सही उत्तर जो है आपका विकल्प ए जो है इस प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर।